हाय, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने हमसे बार बार हमारे वीडियोस के कमेंट्स के थ्रू पूछे हैं। इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाए? आखिर कितने पैसे इनफ होते हैं इमरजेंसी फंड बनाने के लिए? इमरजेंसी फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आज मैं इन सभी सवालों के आंसर आपको दूंगी और लास्ट में आपको एक स्प्रेडशीट की मदद से ये भी बताऊंगी कि आप खुद अपना इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। What is an emergency fund? बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर इमरजेंसी फंड होता क्या है? सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा जस्ट इन केस फंड है जो मेक श्योर करता है कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपको पैसों की तंगी न महसूस हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड के दौरान और इवन अभी भी आपने सुना होगा कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके घर के खर्चे चलते रहें और आप बिना लोन लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक किए हुए उन्हें मैनेज कर पाएँ, इसलिए काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का यूज़ फॉलोइंग सिचुएशंस में हो सकता है: लूजिंग योर जॉब और अनवांटेड लॉस इन बिजनेस, अनफोर्सीन मेडिकल एक्सपेंसेस, एनी अदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट रिक्वायर इमीडिएट फाइनेंशियल अटेंशन। व्हाई इज एन इमरजेंसी फंड इम्पॉर्टेंट? आई नो कि शायद आप सोच रहे होंगे कि जब मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो फिर अलग से इमरजेंसी फंड की क्या ज़रूरत है? चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि आप अपनी इनकम का एक अच्छा पोर्शन सेव करते हैं, मगर यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमरजेंसी फंड को अपनी सेविंग से अलग रखें। ये डिफरेंशिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने इमरजेंसी फंड को अलग नहीं रखेंगे तो आप उन पैसों को नॉन इमरजेंसी पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर लेंगे। और एक सेपरेट इमरजेंसी फंड होना आपको एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगा, जिससे आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे। इसलिए इमरजेंसी फंड का होना पर्सनल फाइनेंस का एक फंडामेंटल हिस्सा है। देखिए, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस आपको ज़रूर अनवांटेड सिचुएशंस में मदद करते हैं, मगर एज पर लेटेस्ट अवेलेबल डेटा इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत लो है, एट जस्ट 4.2%। और फिर ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस आपके सारे खर्चे कवर कर ले, और अगर कर भी लेगा तो हेल्थ इंश्योरेंस के केस में मैक्सिमम लोग पहले खुद अपनी पॉकेट से पे करते हैं और फिर उस अमाउंट को क्लेम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए जिसे आप जब चाहें तब टैप कर सकें। वैसे हमने रिसेंटली हमारे ग्रो इंश्योरेंस अकेडमी चैनल पे कॉमन इंश्योरेंस ट्रैप्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस बाय करते समय आपको किन बातों से अवेयर रहना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कर सकते हैं और ग्रो इंश्योरेंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपका इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए। हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर इमरजेंसी फंड? देखिए, इमरजेंसी फंड के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, उसके लिए फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने एक थंब रूल बनाया है। इस थंब रूल के अकॉर्डिंग इमरजेंसी फंड इतना बड़ा होना चाहिए जिससे आपके कम से कम 6 महीनों के एक्सपेंसेस निकल सकें। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहें और अपने 12 महीनों के एक्सपेंसेस के बराबर का इमरजेंसी फंड बनाएं। अब इन एक्सपेंसेस में आपके वेकेशन के खर्चे, बाहर घूमने फिरने और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाने का खर्चा कम नहीं करना है, वरना अननेसेसरीली आपका इमरजेंसी फंड बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप खुद ही सोचिए, क्या आप इमरजेंसी के दौरान फिजूल खर्च करेंगे? नहीं ना। और मैं 6 से 12 महीने के खर्चे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन से रिकवर करने या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के केस में नई जॉब क्रैक करने में कितना टाइम लगेगा, ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। मगर ऐसे में आपको या आपकी फैमिली को फाइनेंशियली कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑन एन एवरेज हर महीने आप 20,000 रुपये स्पेंड करते हो तो आपको मिनिमम 1.2 लाख रुपीज़ और सेफर साइड पे रहने के लिए अप टू 2.4 लाख रुपीज़ तक का इमरजेंसी फंड हमेशा मेंटेन करना चाहिए। चलिए, अब एक केस स्टडी की मदद से समझते हैं कि आपको अगर अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है तो वो प्रोसेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। A case study how to start building an emergency fund। आ जाइए इस गूगल शीट पर। अनु 1 साल से बेंगलुरु के एक स्टार्टअप में जॉब कर रही है।
अनु की मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज़। अनु 12,000 रुपीज़ पर मंथ पीजी का रेंट पे करती है और कम्यूट करने के लिए अनु ने रिसेंटली कुछ डाउन पेमेंट दे के लोन पे 5 लाख रुपए की एक सेकेंड हैंड कार ली है, जिसके लिए उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 8,000 रुपये की है। इसके अलावा हर महीने यूटिलिटीज़ में 2,000 रुपये, ग्रोसरीज में 3,000 रुपये और 3,000 रुपये दोस्तों के साथ घूमने फिरने खाने पीने में स्पेंड करती है। और क्योंकि अनु ग्रो को यूट्यूब पे फॉलो करती है, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस पता है। तो हर महीने 2,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है और 5,000 रुपये जाते हैं म्यूचुअल फंड SIP में। तो अनु के टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितने हुए? 35,000 रुपये। मगर याद करिए मैंने क्या कहा था, इमरजेंसी फंड में हम सिर्फ ज़रूरतमंद खर्चों को कंसिडर करेंगे, इसलिए हम 5,000 रुपये की SIP और 3,000 रुपये के लेजर एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करेंगे। सो अनु के नीड बेस्ड एक्सपेंसेस हुए 27,000 रुपये के। तो अनु को 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए 6 टाइम्स 27,000 रुपीज़ यानी कि 1.62 लाख रुपीज़ इकट्ठा करने होंगे। इस गूगल शीट में हमारी टीम ने 12 महीनों के लिए इमरजेंसी फंड की कैलकुलेशंस ऐड कर दी हैं, मगर अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ 6 महीनों के फ़ंड की ही बात करूंगी। अब जाहिर सी बात है कि अचानक से इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना आसान तो नहीं है, वो भी तब जब अनु हर महीने सिर्फ 15,000 रुपये सेव कर पाती है। ऊपर से अनु पूरे के पूरे 15,000 रुपये तो इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करेगी नहीं, ये भी समझदारी की बात नहीं हुई। आखिर हमारी लाइफ स्प्रेडशीट्स पे थोड़ी ना चलती है, खर्चे तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो सपोज़ अनु डिसाइड करती है कि वो हर महीने 10,000 रुपये इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करेगी, तो इस केस में उसको 16 मंथ्स यानी कि करीब 1.5 साल लग जाएगा इमरजेंसी फंड बनाने में। काफ़ी लंबा समय हो गया ना। चलिए केस 2 लेते हैं। अनु ने सोचा कि क्यों ना टेम्पोरेरीली वो फ्राइडे नाइट पार्टीज़ में जाना कम कर दे और अपनी SIPs की अमाउंट को हाफ कर दे। तो इससे वो 1,500 रुपये और 2,500 रुपये यानी कि टोटल ऑफ 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव कर पाएगी। यानी कि अब वो हर महीने इमरजेंसी फंड के लिए 14,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाएगी। इससे उसको अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने में 12 महीनों से कम का टाइम लगेगा। चलो अब गोल थोड़ा अचीवेबल लग रहा है, 1 साल के अंदर तो आया। तो भैया इंडिया में त्यौहार चलते रहते हैं, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। सपोज़ फेस्टिव सीजन में अनु को अपने रिलेटिव्स और पेरेंट्स से टोटल 10,000 रुपीज़ मिले और अनु को अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए 50,000 रुपये का एनुअल बोनस भी मिला। तो अगर अनु ये 60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट अपने इमरजेंसी फंड में डाल दे, तो अब उसको सिर्फ 1.02 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट करने हैं, जो कि 14,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 7 महीनों में पूरे हो जाएंगे। है ना कमाल। बस कुछ महीनों के लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने से अनु का इमरजेंसी फंड सिर्फ 7 महीनों में रेडी हो जाएगा। वैसे अगर आपको इस गूगल शीट का लिंक चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, हमने शीट का लिंक वहाँ ऐड कर दिया है। आप बस शीट की कॉपी बना के अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। चलिए अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इमरजेंसी फंड के पैसे आखिर हमें कहाँ पे पार्क करने चाहिए। वेयर टू इन्वेस्ट योर इमरजेंसी फंड। इससे पहले कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊं, कुछ बातें समझा देती हूँ। नंबर 1, इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि उन पैसों की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, इसलिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम अपने इमरजेंसी फंड के पैसे डालें वो हाईली लिक्विड होना चाहिए, यानी कि हम जब चाहें तब बिना किसी चार्जेस के वो पैसे एक्सेस कर पाएँ। इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि PPF और NPS इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगी, क्योंकि उनमें लंबे लॉक इन पीरियड्स होते हैं। नंबर 2, हमारा इमरजेंसी फंड सेफ रहना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमारे पास पूरा कैपिटल अवेलेबल हो, यानी कि हम वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इमरजेंसी फंड के पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और नंबर 3, लो वॉलेटिलिटी और हाईली लिक्विड होने के साथ साथ हमारा इमरजेंसी फंड एटलीस्ट इन्फ्लेशन के साथ साथ तो ग्रो करना ही चाहिए, यानी कि इमरजेंसी फंड के पोस्ट टैक्स रिटर्न्स एट पार या स्लाइटली बेटर दैन एवरेज इन्फ्लेशन रेट होने चाहिए। स्लाइटली बेटर इसलिए क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में वॉलेटिलिटी लो है और लिक्विडिटी हाई है तो आप ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। यहाँ तक सब क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताती हूँ। सबसे पहले सेपरेट सेविंग्स अकाउंट विद स्वीप इन।
आप अपना इमरजेंसी फंड पार्क करने के लिए एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट आपको इन्फ्लेशन मैचिंग रिटर्न्स भी नहीं देगा। आपको अपने अकाउंट में एक्टिवेट करवानी है स्वीप इन फैसिलिटी। इससे आपके अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जितना भी पैसा होगा उसको एक फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एफडी के रिटर्न्स। ऑप्शन 2, कॉर्पोरेट डेट फंड्स या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स। ये 2 टाइप के डेट फंड्स पर्टिकुलरली बड़े बड़े कॉर्पोरेट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ रिस्क लो टू मॉडरेट रहता है, मगर आपके रिटर्न्स भी यहाँ इन्फ्लेशन से थोड़े बेटर रहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है नंबर 3, लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स रिलेटिवली सभी डेट म्यूचुअल फंड्स में सेफ माने जाते हैं और ज़्यादातर एडवाइजर्स इन्हें इमरजेंसी फंड्स पार्क करने के लिए एक प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह सजेस्ट करते हैं। साथ ही ये सेविंग्स बैंक से ज़्यादा रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ध्यान रखिए कि डेट फंड्स के केस में आपको अपने फंड्स रिडीम करने में 1 से 3 वर्किंग डेज लग सकते हैं। मगर हाँ, वैसे आजकल म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इन्वेस्टर्स को ATM कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जिसको यूज़ करके वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट पर डे विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक या इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंजर्वेटिव इंसान अपना 50% इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट में, 25% लिक्विड फंड्स में और बाकी का 25% कॉर्पोरेट डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। याद रखिए कि इमरजेंसी फंड बनाना एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। आपको अपनी चेंजिंग इनकम और एक्सपेंसेस के साथ अपने इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट को री-इवैल्यूएट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसमें पैसे बढ़ाने चाहिए, या फिर ग्रेजुअली आप अपने 6 मंथ इमरजेंसी फंड को 12 महीनों के एक्सपेंसेस तक भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, इस जर्नी में आपको लेटेस्ट आईफोन या स्मार्ट वॉच लेने का मन करेगा, मगर डिसिप्लिन बनाए रखें। आपको लाइफ एंजॉय करना भी बंद नहीं करना चाहिए, मगर हाँ, कुछ महीनों के लिए डिसिप्लिन्ड वे में चल के आप अपनी पर्सनल फाइनेंस जर्नी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे आपने कुछ नया और प्रैक्टिकल सीखा और हमने वैल्यू ऐड की है, तो वीडियो को लाइक करें और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहने का मोटिवेशन मिले। आपके अकॉर्डिंग कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इमरजेंसी फंड्स पार्क करने के लिए सबसे बढ़िया है, या अगर कोई और ऑप्शन है जो मैंने मिस कर दिया हो, तो वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने पर्सनली कितना बड़ा इमरजेंसी फंड बनाया है या बनाना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। याद रखिए, इस वीडियो में डिस्कस किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लें और अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें। ऐसे ही एजुकेशनल और मार्केट से जुड़े अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.